जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टेट पॉइंट में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार पुलिस का पेपर नंबर 18, जो कि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, ये जो है 21/3/2021 को ये पेपर लिया गया था, उसका ही ब्रीफली डिस्कशन दिया है और ये ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के द्वारा आया है। तो यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइएगा ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा आरेख धनात्मक दिशा में एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है? संकेतों के समान अर्थ है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। कह रहा है ग्राफ में वस्तु के कुछ प्रारंभिक वेग है तथा वेग में परिवर्तन की दर नियम रहती है, यानी नियत रहती है। अरे वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। ए बराबर जो होता है वो होता है v-u/t होता है। देखिए, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। वेग समय ग्राफ समय के साथ घटता है तथा इसे जो है मंदन का ग्राफ कहते हैं। यहाँ पे ग्राफ का पिक्चर दे रखा है। कह रहा है त्वरण कैसा है? मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण एक सदिश राशि है एवं त्वरण के बीमीय सूत्र जो होता है वो m⁻0 Lt-² हो जाता है। कह रहा है वेग किसी वस्तु के विस्थापन की दर या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट सेकंड में क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसमें जो है अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? तो आंसर हो जाएगा ये Fe⁻2+ पे। निम्नलिखित में Fe⁻2+ में अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर दे रखा है। Fe⁻2+ में 1s² 2s² 2p6 यहाँ पे दे रखा है और इसमें देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। कर है डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व कहलाता है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। इस पर अम्ल क्षारक इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम जो है ये हो जाएगा। इस नियम के अनुसार किसी उपकोष के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का युग्म तभी होता है जब उस उपकोष के सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन जो है भर जाती है। नेक्स्ट है ऑफ बॉ के नियम। कर ऑफ बॉ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश जो है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है, जो इस प्रकार है, देख लीजिए। फिर आता है पॉली का अपवर्जन नियम। करे इसके अनुसार एक दिए गए परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 4 क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। अतः यदि 2 इलेक्ट्रॉनों के n1 और m के मान 1 हो तो जो है उनका चक्रण विपरीत होगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ये आएगा आपका लूसेंट, जो 2025 में नया एडिशन आया है, उसका ही जो है संपूर्ण आधुनिक इतिहास का सिर्फ एक वीडियो होगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। कह रहा है उलांग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो आंसर हो जाएगा ताइवान में। उलांग चाय ताइवान में उत्पादित की जाती है। मुख्यतः 4 किस्म की चाय पाई जाती है। पहला जो है वो है वाइट टी, दूसरा है ग्रीन टी, तीसरा है ब्लैक टी और चौथा जो होता है वो होता है उलांग टी। चाय में कैफीन पाई जाती है। भारत में चाय की खेती 1835 ईस्वी में असम प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। भारत में सबसे अच्छी किस्म की चाय दार्जिलिंग में उगाई जाती है। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। श्रीलंका के अर्थव्यवस्था का आधार जो है ये चाय ही है। केन्या चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादक देश जो है वो चीन है। भारत दूसरे स्थान पर है। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी में लेटेराइट मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चाय की खेती के लिए गर्म आर्द्र जलवायु सबसे उत्तम होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज टू बी ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग? आंसर हो जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। कह रहा है Zn(S+2Ag+ बराबर है Zn⁴ और 2 आर्गन, यानी ये जिंक और ये आर्गन है। कह रहा है दिए गए ऑक्सीकरण के विभव में वास्तविक अभिक्रिया ये दे रखा है, यहाँ पे इसका मान पर निकाला हुआ है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि तथा इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अवकरण अभिक्रिया में हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होगा और इलेक्ट्रॉन त्याग होगा, जबकि अवकरण में हाइड्रोजन संख्या में वृद्धि होगा और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा। ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों जैसे आचरण करने वाले पदार्थ में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन पैराऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस अम्ल इत्यादि है। कह रहे Mn की ऑक्सीकरण संख्या KMnO4 में जो होगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। तत्वों में स्वतंत्र या असंयुक्त दशा में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। अब आता है नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया यहाँ पर दे रखा है बीटा, अल्फा, गामा। दिए गए नाभिकीय अभिक्रिया में प्रत्येक चरण में उत्सर्जन कण बीटा, अल्फा और ये गामा होता है। यहाँ पे देखिए दे रखा है Z के पावर x के पावर a है, तो ये बीटा किया तो Z+1 x के पावर a हो जाएगा। फिर इसमें जो है अल्फा किया है तो Z-1 r के पावर a-4 हो जाएगा। फिर गामा किया है तो Z-1 r के पावर a-4 हो जाएगा। कह रहा है अल्फा किरणों के उत्सर्जन से परमाणु संख्या में 2 अंक की कमी होती है, जिससे नया तत्व आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे खिसक जाता है। बीटा किरणें के उत्सर्जन से जो है परमाणु संख्या में 1 अंक जो है बढ़ जाती है तथा नया तत्व आवर्त सारणी में 1 स्थान जो है आगे खिसक जाता है। प्रकृति अल्फा किरण के, बीटा किरण के और गामा किरण के देख लेते हैं। प्रकृति जो है पहला कह रहा है ये धनावेशित अल्फा कण बनी होती है, ये ऋण आवेशित बीटा कण बनी होती है। यह एक्स किरणें की भांति जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसमें है अल्फा कण हीलियम परमाणु का नाभिक होता है, जबकि बीटा कण इलेक्ट्रॉन का नाभिक होता है। नेक्स्ट आता है आवेश। अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेशित होता है, बीटा कण पर 1 इकाई ऋणावेशित होता है। इन पर कोई आवेश नहीं होता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है अल्फा कण का द्रव्यमान 4 AMU होता है, बीटा कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इन पर कोई द्रव्यमान नहीं होता है। भेदन क्षमता। भेदन क्षमता जो है सबसे कम होता है अल्फा किरण का। इनकी भेदन क्षमता जो है गामा किरणों से कम व अल्फा किरण से 100 गुना अधिक होता है। इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है आयनन क्षमता। आयनन क्षमता सर्वाधिक होता है अल्फा का। अल्फा किरणों से कम व गामा किरणों से अधिक होता है। सबसे कम होता है गामा किरण की भेदन क्षमता। नेक्स्ट है द मोस्ट यूज्ड फॉर्मेट ऑफ नोटिस इंक्लूडेड द फॉलोइंग। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ऑल ऑफ द एबव। फिर क्वेश्चन है विटामिन ए इंक्रीज द रिस्क ऑफ हेयर लॉस चेंजिंग द वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, द रिस्क ऑफ हेयर लॉस इज इंक्रीज्ड बाय विटामिन ए। नेक्स्ट नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा है सामान्यता सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला बायोरिएक्टर है। आंसर हो जाएगा बिलोडित हैज बायोरिएक्टर। कह रहा है सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला बायोरिएक्टर बिलोडित हौज बायोरिएक्टर है। यह रिएक्टर जैविक रूप से कोशिकाओं, एंजाइमों या एंटीबॉडी जैसे जैविक एजेंटों की खेती के लिए सबसे अधिक कार्यरत है। यह सबसे पारंपरिक बायोरिएक्टर है। यह आसान स्केल अप, अच्छा द्रव मिश्रण तथा उच्च ऑक्सीजन हस्तांतरित क्षमता वाली बायोरिएक्टर है। एयरलिफ्ट बायोरिएक्टर उद्योग में उपयोग किया जाता है। इसमें हवा के बुलबुले का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, कॉल मुद्रा या मांग मुद्रा बाजार।
पर है कॉल मुद्रा या मांग मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है। अन तीनों विकल्प मुद्रा बाजार पर उप बाजार है। कॉल मनी लघु अवधि का मुद्रा व्यवस्था है जो 1 दिन से 14 दिन तक जो है की होती है। मांग मुद्रा का उपयोग बैंकों के आसानी लेन देन में होता है। बाजार के तत्व क्षेत्र, एक वस्तु, क्रेता एवं विक्रेता, नेक्स्ट है एक मूल्य, स्वतंत्र तथा पूर्ण प्रतियोगिता, और नेक्स्ट है सूचना का आसानी से उपलब्ध होना। नेक्स्ट पॉइंट है बाजार का वर्गीकरण क्षेत्र, समय, विशिष्टीकरण, बिक्री की मात्रा तथा प्रतियोगिता के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो आंसर हो जाएगा पथिक। कर है पथिक मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी कविता के प्रारंभिक दौर के कवियों में से एक है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं में साकेत हो गया, जय द्रव्यवध हो गया, अर्जन विसर्जन हो जाएगा, भारत भारती हो जाएगा, यशोधरा हो जाएगा, पंचवटी हो जाएगा, काबा करवाला हो जाएगा। जबकि राम नरेश त्रिपाठी की अन्य रचना में मिलन है, मोतीचूर के लड्डू है, स्वप्न है, मानसी है, हंस की हिम्मत है, मोहन भोग है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन कर रहा है मेरी कविता मेरी गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, तो आंसर हो जाएगा पद्मा सचदेव के द्वारा। मेरी कविता मेरी गीत कविता जो है वो संग्रह है, पद्मा सचदेव की रचना है। पद्मा सचदेव की अन्य रचना में अमराई है, भटको नहीं धंजय है, अखर कुंड है, जो है बूंद बावड़ी है, अब न बनेगी दोहरी। नेक्स्ट फिर है मेरी कविता मेरी गीत काव्य संग्रह पर पद्मा सचदेव को 1971 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है गगन गिल की रचना में एक दिन लौटेगी लड़की, यह आकांक्षा समय नहीं है, अवाक अंधेर में बुद्ध, थप थप दिल थप थप। नेक्स्ट है विनोद कुमार शुक्ल की रचना में लगभग जय हिंद 1971, वह आदमी चल गया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। नेक्स्ट है अतिरिक्त नहीं है, कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है। 13वां क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है, तो आंसर हो जाएगा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। जीवन की सुरक्षा का अधिकार ऐसा मूल अधिकार है जो आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान के भाग जो है 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित यह उपबंध है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में है, दूसरा है राज्य के राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, तीसरा है वित्तीय आपातकाल यह अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है जब विदेशी आक्रमण हो या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो। राष्ट्रीय आपातकाल मूल संविधान में लागू होने के लिए यह प्रावधान है कि विदेशी आक्रमण या आंतरिक अशांति से। नेक्स्ट है 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 एवं 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का वर्णन है और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है जिसके विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है मूल अधिकारों की प्रकृति जो होता है वो नकारात्मक होती है। मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा दी गई है। मूल अधिकार न्यायोचित है, इन अधिकारों का जो हनन पर न्यायालय जा सकता है। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रिट जारी करता है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामले पर 5 प्रकार की रिट जारी करता है। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन कर एक लेक्लांसी सेल को जब 10 ओम प्रतिरोध से जोड़ते हैं तो 0.25 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि प्रतिरोध का मान 4 ओम कर दिया जाए तो धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है, तो लेक्लांस सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा, तो आंसर हो जाएगा 2 ओम। यहाँ पे इसका जो है सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए डिस्कशन दे रखा है विद्युत सेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक सेलों की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। एक बार
प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। उसके बाद आता है वोल्टीय सेल, लेक्लांस सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। द्वितीय सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। आवेशन कर इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। सेल और आता है एनोड और कैथोड। कह रहा है वोल्टीय सेल में तांबा एनोड होता है, जस्ता कैथोड होता है। लेकोलॉन्स सेल में कार्बन का जो होता है एनोड होता है, जस्ता कैथोड होता है। जस्ता पर ऋणात्मक चार्ज होता है और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। शुष्क सेल में कार्बन होता है एनोड और जस्ता होता है जो कैथोड। डेनियल सेल में तांबा होता है एनोड और जस्ता होता है कैथोड। प्रतिरोध R बराबर जो होता है वो होता है विभवांतर बटा विद्युत धारा, वोल्ट बटा एम्पियर, जिसे हम ओम मतलब इसका जो होता है ऐसा मात्रक होता है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि जो है 10 के पावर 6 ओम होती है। कर है कॉलम 1 कॉलम 2 का मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो है ए सही है, यानी ये वाला सही है। कर है 1 का सी होगा। कर है द्विविमा में वर्ग निम्न संकुलन, 1 का जो है सी आंसर हो जाएगा। उप संयोजी संख्या 4 होगा। दूसरा कर है द्विविमा में षटकोणीय निविरण संकुलन, तो यहाँ पे 2 का जो हो जाएगा ए, त्रिकोणीय रिक्त हो जाएगा। 3 का कहा गया है त्रिविमा में षटकोणीय निविरण संकुलन, तो यहाँ पे 3 का डी हो जाएगा। गोलों के पैटर्न एकांतरित परत में पुनरावृत्ति होती है। फिर होगा त्रिविमा में घनीय निविरण संकुलन, तो यहाँ पे इसका दूसरा हो जाएगा। गोलों के पैटर्न प्रत्येक चौथी परत में पुनरावृत्ति होती है। ये चीज यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था, तो आंसर हो जाएगा होमर। कह रहा है यूनानी कवि होमर था। होमर द्वारा 2 महाकाव्य इलियड और ओडिसी की रचना किया गया है। इलियड में ट्राय राज्य की विजय और ध्वंस की कहानी है। ओडिशा में यूनान के वीर यूलिसिस की कथा का वर्णन किया गया है। इन दोनों महाकाव्यों में जो है यूनान के तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कह रहा है क्विंटस एनियस को जो है रोमन कविता का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। फिर 17वां क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक प्रकूट है, तो आंसर हो जाएगा AUG। निम्नलिखित में प्रारंभिक प्रकूट जो है AUG है। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडेन AUG है। प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए 3 क्षारकों का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जिसे त्रिक या कोडेट कहते हैं, जैसे AUG, CGU, GGU, CUU इत्यादि। कार्य कोडेट की कुल संख्या 64 है, जिनमें से 3 निरर्थक कोडेड होते हैं। इन्हें जो है समापन संकेत भी माना जाता है। AUG कोडेन आरंभ कोडेन होते हैं। नेक्स्ट है एक कोडेन एक ही अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, परंतु एक अमीनो अम्ल को कई कोडेन कोड कर सकता है। जैसे AUG हो जाएगा तो मिथेओनिन हो जाएगा, UUU हो जाएगा तो फिना इत एलाइन हो जाएगा, CGU हो जाएगा, आर्जिनिन हो जाएगा, GGG हो जाएगा, ग्लासिन हो जाएगा, CUU हो जाएगा तो ल्यूसिन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक कोड की खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में 2 एंजाइम पेप्सिन एवं रेनिन होते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थ पेप्टोस में परिवर्तन कर देता है और रेनिन में घुली हुई प्रोटीन केसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तन करता है। छोटी आंत में इरेप्सिन शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होती है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। फाइब्रिनोज नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है, जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन कर रहा है नीचे दिए गए चित्र कक्षक के आकार को दर्शाता है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे A dx² - y²। नीचे दिए गए dx² - y² कक्षक के आकार को दर्शाता है। D जो है सबसेल
में जो है 5 ऑर्बिट होते हैं। ये जो है dxy dyz dxy तो हो जाएगा dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो बनाएगा तो dxy dyz बन जाएगा, dzx होगा और dz स्क्वायर हो जाएगा। d उपकक्षा या कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब कक्षा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आकार कह रहा है एस में 2 होता है जो कि गोलाकार होता है, पी में जो है 6 होता है वह डमरूकार होता है, डी में 10 होता है वह द्विड मरुकार होता है, जबकि एफ में 14 होता है ये जटिल होता है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता होगा, तो आंसर हो जाएगा बकरी। बकरी जो है प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला के अनुसार घास को बकरी खाएगा, बकरी को शेर खाएगा। तो घास यदि हो जाएगा तो ये उत्पादक वर्ग हो जाएगा, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा और शेर द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। खाद्य पिरामिड में सबसे निचले स्तर पर जो होता है उत्पादक आता है, जिसमें उत्पादक जो होता है सबसे ऊपर होता है, उत्पादक जो होता है सबसे नीचे होता है, उसके बाद प्रथम उपभोक्ता हो जाएगा, फिर सेकंड उपभोक्ता हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है उत्पादक की संख्या सबसे अधिक होती है। खाद्य पिरामिड में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जीवों की संख्या में भी कमी आती जाती है। कह रहा है लिंडमान के सिद्धांत के अनुसार, लैंडमान होना चाहिए, यहाँ पे लिंड लिखा हुआ है। लैंडमान के सिद्धांत के अनुसार खाद्य पिरामिड के प्रत्येक चरण में 10% ऊर्जा का जो है रूपांतरण होता है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन कह रहा है सूचना का संग्रह संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा चतुर्थ एवं चतुर्थक क्रियाकलाप से। सूचना का संग्रह चतुर्थ एवं चतुरार्थ क्रियाकलाप से संबंधित है। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर आधारित होते हैं और विशिष्टकृत ज्ञान, प्रौद्योगिकी कुशलता और प्रशासनिक सामर्थ्य से संबद्ध सेवाओं के उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप के उदाहरण में सूचना का संग्रह, उत्पादन और परिकीर्णन है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन कह रहा है मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था, तो आंसर हो जाएगा लाहौर। कह रहा है मुगल काल में लाहौर उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। लाहौर मुगल काल में प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी महत्वपूर्ण था। अरब के शासनकाल में 1580 के दशक में लाहौर मुगल साम्राज्य का मुख्यालय भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट है महाराजा रंजीत सिंह ने भी लाहौर को राजधानी बनाया था। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास द्वारा किया गया। अमृतसर शहर के लिए भूमि गुरु रामदास की पुत्री को अकबर ने दिया था, जो कि 500 बीघा था। भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक बाबर था। बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जो अब उज्बेकिस्तान में है। हुंडी का प्रचलन मुगल काल की व्यवस्था थी, जो व्यापारिक आदान प्रदान के लिए एक प्रपत्र के रूप में होती थी। मुगल काल में नकदी फसलों को जिन्स ए कामिल, जिन्स ए आला कहा जाता था, जिसमें सबसे अधिक खेती गन्ने की खेती होती थी और बंगाल का गन्ना सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, भवन निर्माण में घुमावदार, कोनदार और रंगीन मेहराब का इस्तेमाल मुगल कालीन वास्तुकला की पहचान थी। पित्रादुरा तकनीकी मुगल वास्तुकला की विशिष्ट पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन कथन सत्य है, तो आंसर हो जाएगा उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। कह रहा है राज्यसभा में सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कथन सत्य है कि उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। भारतीय परिषद एक्ट 1919 के द्वारा जो है भारत में प्रथम बार परिषद बनाया गया था। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। संविधान संशोधन विधेयक को एवं समान विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियों जो है लोकसभा की शक्तियों के बराबर है। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन कर रहा है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था इरेटोस्थेनीज के द्वारा। कह रहा है भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन इरेटोस्थेनीज ने किया था। भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज को माना जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। हम्बोल्ट ने आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधारों का विकास किया। कॉस्मस हम्बोल्ट की प्रसिद्ध रचना है। समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने वाले प्रथम विद्वान हम्बोल्ट ही थे। नेक्स्ट पॉइंट है बीडा डी ला ब्लास ने प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक लिखी। नियतिवाद विचारधारा के समर्थक
फ्रेडरिक रेटजेल थे। फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी है। नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर को कहा जाता है। नेक्स्ट है संभावनावाद के समर्थकों में विडाल डी ला ब्लास एवं लुसियन फेब्रो प्रमुख है। नेक्स्ट है हिपोक्रेटस ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य के गठन पर भौतिक कारकों के प्रभाव को स्पष्ट लिखा। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाले अभामय विज्ञान है, ये टॉल्बी ने कहा था। भूगोल का उद्देश्य धरातल की जो है प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करता है, वो रिचर्ड हार्टसोन ने किया था। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन कर रहा है केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा संसद के द्वारा। कह रहा है केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को संसद विस्तृत जो है वो कर सकता है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची दिया गया है, जिसमें पहला संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संघ सूची कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ सूची के विषय पर संसद कानून बना सकता है। राज्य सूची के विषय पर राज्य के विधानसभा कानून बना सकता है। नेक्स्ट है हम समवर्ती सूची पर संसद एवं राज्य विधानसभाओं कानून बना सकते हैं, लेकिन मतभेद होने पर संसद द्वारा बनाया गया कानून को प्राथमिकता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुसार अनुच्छेद 124 से 147 उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। सर्वप्रथम 1919 के भारतीय परिषद एक्ट के द्वारा केंद्रीय सूची और राज्य सूची का उल्लेख किया गया था। 1935 के भारत शासन एक्ट द्वारा समवर्ती सूची भी जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 246 में 3 सूचियां जो है की चर्चा है। संघ केंद्र सूची में मूलतः 97 परिविष्ट थी, जो वर्तमान में 100 है। राज्य सूची में जो है मूलतः 66 परिविष्ट थी, जो वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची में मूलतः 47 परिविष्ट थी, जो वर्तमान में 52 हो गई है। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए। कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीयता और तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है आज NRHM की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की घोषणा 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने रांची से किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ जो है 1 अप्रैल 2008 से जो है प्रारंभ किया गया। योग्यता जो होता है वो होता है असंगठित क्षेत्र के कामगार जो BPL श्रेणी में आते हैं और उनके परिवार के सदस्य जो योजना के तहत लाभ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लाभार्थी को पहचान के उद्देश्य के लिए जो है स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा। लाभ होता है सभी शामिल बीमारियों के लिए नगद राशि जो उपस्थिति, अस्पताल के व्यय, सभी समान बीमारियों की देखभाल रहित कुछ निष्कासन संभव है। कह प्रति परिवार प्रति वर्ष परिवार फ्लोटर आधार पर कुल बीमा राशि जो है वो हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन का है वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण कहलाता है। आंसर हो जाएगा अभिवहन। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। अभिवहन कोहरा स्थल एवं जल दोनों पर वायु की क्षैतिज गति द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थल पर अभिवहन कोहरा तब उत्पन्न होता है जब गर्म जलधारा व ठंडी जलधारा आपस में मिलती है। अभिवहन जो है कोहरा के लिए वायु के तापमान तथा उनके नीचे के धरातल के तापमान में अत्यधिक अंतर होना चाहिए तथा पवन की गति बहुत अधिक होनी चाहिए। संवहन पृथ्वी के संपर्क में आई वायु को जो है गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठाती है और वायुमंडल में ताप का जो है संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित है। नेक्स्ट पॉइंट है जब असमान ताप वाली दो वस्तु एक दूसरे से संपर्क में आती है तो अधिक तापमान वाली
वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा जो है प्रभावित होती है। ऊष्मा का यह प्रभाव तब तक चलता रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का जो है तापमान एक जैसा न हो जाए। नेक्स्ट है अभिवहन। लंबवत जो है संचलन की अपेक्षा वायु का क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से जो है अधिक महत्वपूर्ण होती है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली अभिन्नता केवल अभिवहन के कारण होती है। ऊष्मा का संचलन 3 प्रकार की होती है, चालन, संवहन और विकिरण। यदि k का पूर्णांक है तथा 0.0012001 के गुणे 4 के पावर k तो 1000 से बड़ी है तो k का न्यूनतम संभव मान होगा, यहाँ पे b हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इंग्लिश का क्वेश्चन है, कर है बिफोर एंटरिंग द रूम प्लीज वॉश योर हैंड। तो इसका हिंदी हो जाएगा कमरे में प्रवेश करने से पहले कृपया अपने हाथ धोए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर है एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है। तो आंसर हो जाएगा टी लसिकानुओं के द्वारा। कर है एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा टी लसिकाओं की संख्या में गिरावट के कारण होती है। शरीर में रोगाणुओं तथा विष पदार्थों के अपघटन द्वारा नष्ट करने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन्स का संश्लेषण होता है जिन्हें प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज कहते हैं। इन प्रतिरक्षियों में TH या T4 लिम्फोसाइट सुरक्षा तंत्र के प्रहरी के रूप में भाग लेता है। एड्स विषाणु जनित रोग है। यह जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम है। यह सिग्नल स्ट्रेट RNA वायरस के कारण होता है। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एस्से द्वारा इसकी जो है परीक्षण किया जाता है। लाल रुधिर कोशिकाओं RBC या इरिथ्रोसाइट्स हीमोग्लोबिन नामक लाल रंग के हिम के कारण ही रुधिर का रंग जो है वो लाल होता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन का वाहक होता है। जीवन काल जो होता है RBC का वो 120 दिन का होता है। निर्माण जो है अस्थिमज्जा में लेकिन भ्रूणीय अवस्था में पीलिया तथा यकृत में होता है। अब आता है श्वेत रुधिर कोशिकाएं जिसे हम WBC या ल्यूकोसाइट कहते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं से कम होती है। यह संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। यह प्रतिरक्षियों का भी निर्माण करती है। रुधिर स्कंद में सहायता होता है। जीवन काल इसका 2 से 4 दिन होता है। अब आता है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, मृत्यु पीलिया में होता है। जीवन काल इसका 7 से 10 दिन होता है। विशेष जो है केवल स्तनधारियों के भीतर ही यह रुधिर में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन कर है कैंत्रिक चट्टानों में पत्रित की क्रिया से अभिप्राय है। तो आंसर हो जाएगा कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। कह रहा है कैंत्रिक चट्टानों में जब पत्रित की क्रियाएं की अभिप्राय है कि कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। रूपांतरित कायांतरिक चट्टानों को 2 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला जो होता है वो होता है पल्वित या पत्रित चट्टान, दूसरा होता है अपत्रित चट्टान। पत्रित जो होता है उसे हम पोलिएटेड चट्टान महीन कणों की ओर प्लेट होती है। इसकी रचना विकास पट्टियों में होता है जिससे वे तहों में एक निश्चित दिशा में टूटती है। पत्रित का उदाहरण सेलेट और शिस्ट होता है। यह सेल लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर सेलेट में बदल जाता है। सेल लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पर जो है शिस्ट में बदल जाता है। इससे अधिक तापमान पर फारेनहाइट जो है बन जाता है। नेक्स्ट है अपवित्र चट्टानों का रचना विकास पट्टियों के रूप में नहीं होता है और वे बहुत ठोस होते हैं। कहता है अपवित्र चट्टानों का उदाहरण नीस, मार्बल, क्वार्टरजाइट आदि होता है। नीस का निर्माण लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। रूपांतरित चट्टानों अधिक कठोर होते हैं जो गृह निर्माण में उपयोगी है। इस प्रकार के चट्टान में बहुमूल्य पत्थर जो है और रत्न पाए जाते हैं। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन कह रहा है भूगोल के क्रमबद्ध उपागमम डैश द्वारा परिवर्तित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा। भूगोल में क्रमबद्ध उपागमम अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द्वारा जो है परिवर्तित किया गया है। भूगोल के 2 प्रमुख उपागमम है। एक में हो जाएगा क्रमबद्ध उपागम, दूसरा हो जाएगा प्रादेशिक उपागम।
कह रहा है क्रमबद्ध उपागम को विषय वस्तुगत उपागम भी कहते हैं। विश्व की किसी भी भाग का संपूर्ण अध्ययन करना क्रमबद्ध भूगोल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिचर्ड हार्टसॉन ने क्रमबद्ध भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दिया। क्रमबद्ध भूगोल के अध्ययनों का सबसे साधारण तरीका यह है कि पृथ्वी के तल की असमानताओं पर किसी एक भौगोलिक तत्व के संदर्भ में विचार किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक माना जाता है। दूसरा हो जाएगा प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन करने के लिए भूस्थल को विभिन्न प्रादेशों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन का है डॉक्टर कृष्ण कुमार ने सन 2004 से 2010 तक किस संस्था में निर्देशक के पद पर कार्य किया है? तो आंसर हो जाएगा NCERT के पद पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरदास के पदों का संग्रह है, तो बीजक हो जाएगा। कबीरदास के पदों की संग्रह बीजक के नाम से संपादित है। बीजक का संपादन धर्मदास ने किया। बीजक में साखी, चंबद तथा रैमनी का जो है संकलन है। सूरसागर सूरदास की रचना है। यह कवितावली तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं में रामचरितमानस है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी और जानकी मंगल है। जबकि सूरदास की अन्य रचना में सूरसागर है, सूरसारावली है, साहित्य लहरी है। विद्यापति की रचना में पदावली मैथिली में है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका ये जो है अभट्ट में है, और गौर छविजय ये संस्कृत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस दोष से में जो है घनत्व कम हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा रिक्तिकाएं दोष और शॉर्टकी दोष में। कर है रिक्तिका दोष एवं शॉर्टकी दोष घनत्व को कम कर देता है। क्रिस्टलों में किसी न किसी प्रकार का कुछ दोष अवयव पाए जाते हैं। क्रिस्टलों में जब परमाणु या विपरीत आवेशित आयन उनके समान जालक स्थानों से लुप्त हो जाते हैं तो जालक में रिक्तियाएं उत्पन्न हो जाती है। इसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। कह रहे सोडियम क्लोराइड के जो है क्रिस्टल में कुछ सोडियम आयन और समान संख्या में जो है क्लोरीन आयन अपने जालक स्थलों से जो है लुप्त हो जाते हैं, जिससे जालक में रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाती है। क्रिस्टलीय ठोस में शॉर्टकी दोषों की संख्या अधिक होने पर उसके जो है घनत्व में पर्याप्त कमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आयनिक ठोसों में क्रिस्टल से जब कोई आयनन अपने समान जालक स्थल से जालक बिंदुओं के मध्य किसी आंतरिकाशी स्थल या रिक्त में विस्थापित होती है तो यह जो है जालक आंतरकाशी बन जाती है और ये फ्रैकल दोष कहलाते हैं। नेक्स्ट है फ्रैकल दोष से क्रिस्टलीय ठोस का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन कर रहा है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उसकी किस रचना के लिए मिला था? तो आंसर हो जाएगा उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह आपको 1974 में उर्वशी रचना के लिए मिला था। रामधारी सिंह दिनकर का जो है यहाँ पे कुछ डिलीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश क्वेश्चन कर रहा है वॉइस में परिवर्तन करना है। कह रहा है हुम डज द स्पीकर इज सुजाता भंटी। आंसर हो जाएगा इसका डी मदर। नेक्स्ट कर है 37वां क्वेश्चन। अरे भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा 226। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए 5 रिट जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के अधीन संवैधानिक उपचार का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को जो है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के साथ साथ अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान का संरक्षण भी उच्चतम न्यायालय है। अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकता है। राष्ट्रपति को संवैधानिक के अनुच्छेद 223 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय से
संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 24 मुख्य न्यायाधीश सहित है। ठीक है, 34 है और इसमें एक देखिए 33 अन्य न्यायाधीश और एक जो होता है वह मुख्य न्यायाधीश होता है। 38वां क्वेश्चन कर रहा है, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है। तो आंसर हो जाएगा ये सभी, ताप, मृदा की नमी और अपरदन की प्रकृति। कर रहा है, एक परितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने के कारण में ताप, मृदा की कमी, अपरदन की प्रकृति है। पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके जो है अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने जो है 1866 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया। कर है, यूजीन ओडोम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं अजैविक और जैविक। अजैविक घटक के भौतिक कारक हैं तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, स्थलाकृति। अजैविक घटक के अकार्बनिक कारक है जल, वायुमंडलीय गैस, मिट्टी, खनिज, चट्टान। अजैविक घटक के कार्बनिक कारक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा है, जबकि जैविक घटक इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु एवं सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन करें, यदि आवृत्ति n का एक स्रोत स्थिर स्रोतता से वेग v से गुजरता है और ध्वनि का वेग vs ग्रेटर देन u हो तो डॉपलर प्रभाव के कारण आवृत्ति में परिवर्तन होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका a, यानी 2un/vs। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है डॉपलर प्रभाव स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति के कारण ध्वनि के आवृत्ति में परिवर्तन से संबंधित है। यह स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति में कमी होती है तो ध्वनि की आवृत्ति में वृद्धि होती है। यदि स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति में वृद्धि होती है तो ध्वनि के आवृत्ति में कमी आती है। नेक्स्ट 40वां क्वेश्चन कह रहा है, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। चलिए आंसर में डिस्कशन दे रखा है, कह रहा है वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था वह है कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। समान रूप में एक स्थान से अनेक की जो है प्रविष्ठा ही बहुलकवाद है। मोनेरा या तो प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक क्रिया द्वारा निकली ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को अपचयित कर देते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। उदाहरण के लिए स्पाइरिलम और कोलोरोबियम। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक प्रकृति होने के कारण मोनेरा अत्यधिक तापमान को सहन कर सकता है। यह एक कोशिकीय होता है। इसमें आता है प्रोटिस्टा, ये जो है यूकैरियोटिक होते हैं क्योंकि इनकी जो है कोशिका में केंद्रक तथा अन्य झिल्लीदार ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक जालिका, गोल्जी तथा प्लास्टिक पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय होते हैं। उसके बाद आता है फंजाई, कवक एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। ईस्ट एक कोशिकीय कवक जबकि मशरूम बहुकोशिकीय कवक का उदाहरण है। कवक में जो है प्लास्टिड नहीं पाया जाता है जो है। नेक्स्ट प्लांटी, इसमें जो है बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण पौधे रखा गया है। अधिकांशतः जो है पौधे स्वपोषी होते हैं। पौधे में कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है तथा कठोर होती है। नेक्स्ट है एनिमेलिया, इस किंगडम में विषमपोषी यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। ये बहुकोशिकीय होते हैं और इनकी कोशिकाओं में जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये भोजन को जो है ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संचित रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्न में प्रमुख बहुलवादी है। तो आंसर हो जाएगा लिंडसे या मेटलैंड्स। करें लिंडसे और मेटलैंड्स प्रमुख बहुलवादी है। समान रूप में एक स्थान पर जो है अनेक की प्रविष्टि ही जो है बहुलवाद है। प्रमुख बहुलवादी विचारक है लॉस्की, वार्कर, लिंडसे, मैकाइवर, मेरी पॉलेट, हुगो कैब्रो आदि। लास्की के शब्दों में समुदायों के अनेक प्रकारों में
से जो है राज्य भी एक और अन्य समुदायों की तुलना में वह व्यक्ति की जो है भक्ति का उत्तरदायी कारण नहीं है। नेक्स्ट आता है मेटलैंड के अनुसार राज्य भी इन्हीं समुदाय में से एक है। बहुलवादी राज्य और समाज के बीच अंतर करते हैं। नेक्स्ट है बहुलवाद ने जो है फांसीवाद विचार का खंडन किया। बहुलवादी नियंत्रण राजसत्ता में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट है ऑस्टिन आदि के असीमित संप्रभुता के सिद्धांत के जो है विश्व बहुलवाद एक परिक्रिया है। बहुलवाद सिद्धांत के अनुसार जो है कानून राज्य से स्वतंत्र और उच्च है। फ्रांसीसी विचारक जिगवर्ट और डच विचारक कैवरो का विचार की जो है कानून राज्य से उच्च और स्वतंत्र है। नेक्स्ट आता है लीड से यदि हम वस्तु स्थिति को देखें तो यह सर्वथा स्पष्ट जाएगा कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्य का सिद्धांत धाराशायी हो चुका है। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन है मैथ का, इसको सोल्व कीजिएगा तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, बी आंसर है। फिर आता है मैथ का क्वेश्चन यहाँ पे 43 नंबर, इसको सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो है बी 924 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? आंसर हो जाएगा दधीची। कर निम्न में से दधीची विष्णु का अवतार नहीं है। दधीची प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा कटक में, ये उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा में है। अब प्रमुख संस्थान देखिए और स्थान देख लेते हैं। करा आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। केंद्रीय चम अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। न्यूक्लियर रिसर्च लैबोरेटरी जो है ये श्रीनगर में है। नेक्स्ट है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान कोलकाता में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। नेक्स्ट है औद्योगिक विष विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जस्टिस P.N. भगवती। जस्टिस P.N. भगवती को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL किसी भी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 या सीधे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 में दायर की जा सकती है। नेक्स्ट है जस्टिस P.N. भगवती 1980 के आसपास जनहित याचिका को भारत में प्रतिस्थापित किए। जस्टिस P.N. भगवती भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट है जस्टिस P.N. भगवती ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान के निर्माण में भी जो है योगदान दिया है। जनहित याचिका का जनक USA है। नेक्स्ट पॉइंट है जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका सार्वजनिक विषयों पर ही दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है। तो आंसर हो जाएगा वर्धमान प्रतिफल। ये दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये ग्राफ बनाया हुआ है, उसमें दिया हुआ है जो है ह्रासमान प्रतिफल और वर्धमान प्रतिफल, ये दोनों क्या है क्रॉस में यहाँ पे मिल रहा है, तो ये इक्विलिटी के बराबर हो जाएगा। कर है पूर्ति वक्र तालिका का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण होता है। इसका प्रत्येक बिंदु विभिन्न कीमत स्तरों पर प्रस्तुत पूर्ति की मात्रा को प्रदर्शित करता है। इसका ढाल हमेशा धनात्मक होता है, अर्थात यह कीमत और पूर्ति मात्रा में धनात्मक संबंध को प्रकट करता है। नेक्स्ट है यदि इकाई का सम्मिश्रण घनमूल ओमेगा है तो हो जाएगा इसका आंसर D माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति सिद्धांत नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसका C। कर है दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार। कर है भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत यह नहीं है कि दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को जो है क्षमादान से संबंधित है। राष्ट्रपति मृत्युदंड सहित किसी भी प्रकार के दंड को कम कर सकते हैं या क्षमा कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रपति के समक्ष याचिकाकर्ता प्रत्यक्ष रूप से याचना नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति के क्षमादान के विरुद्ध न्यायालय में जाया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के क्षमादान संबंधित निर्णय जो है विभेदात्मक होने पर न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल क्षमादान कर सकते हैं। राज्यपाल जो है मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, राज्यपाल को सैनिक मामले में कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। क्षमा जो है पूर्णतः क्षमा कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं। दूसरा जो है परिविलंबन, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, फांसी के संदर्भ में फांसी को टालने के लिए। फिर आता है विरामा, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना, जैसे दिव्यांग या महिलाओं की गर्भावस्था की अवधि के जो है कारणवश। नेक्स्ट आता है परिहार, सजा की मात्रा को बदलना, 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। नेक्स्ट आता है लघुकरण, सजा की प्रकृति को बदलना, मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तन करना होता है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था, तो आंसर हो जाएगा इसका रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। कह रहा है यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात जो है बर्बर राज्यों की स्थापना थी। सामंतवाद के उदय का कारण यूरोप में अंतःक्रियाओं के परिणाम का बदलता परिवेश था। नेक्स्ट है सामंतवाद की पहचान थी दुर्गों व मेनर भवन की इर्द गिर्द कृषि उत्पादन। नेक्स्ट है यह भूमि मेनर के लॉर्डों की थी जिस पर कृषक कृषिदास कार्य करते थे। कैथोलिक चर्च सामंतवाद को समर्थन देता था, उनके पास भी अपनी भूमि थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में गुप्त काल के बाद सामंतवाद का प्रभाव अधिक बढ़ने लगा। सामंतवाद शब्द जो है फ्यूडलिज्म शब्द से उत्पन्न हुआ है। सामंतवाद के पतन का कारण आपसी संघर्ष, राष्ट्रीयता की भावना, नए औजार और गोला बारूद बंदूकों का प्रचलन। चौथा है धर्मयुद्ध, छापे खाने का आविष्कार, रोमन सम्राटों का प्रयास, कृषकों का विद्रोह, मुद्रा का प्रचलन, व्यापार में वृद्धि, मध्य वर्ग का उदय। नेक्स्ट 51वां क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को जो है नियाबत ए खुदाई कहा था, तो ये कहा गया था बलबन के द्वारा। कह रहा है दिल्ली के सुल्तान बलबन ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था। बलबन ने अपने को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि या और प्रतिक्षण घोषित किया था। कह रहा है बलबन ने राजस्व सिद्धांत दिया जो दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के संबंधित हैं। बलबन का सबसे बड़ा देन जो है सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करना था। बलबन ने नवरोज त्यौहार, सिजदा और पैबोस प्रथा को भी लागू किया था। बलबन ने रक्त और लोह नीति प्रतिपादन किया। बलबन ने अपने को जो है अफरासियाब का वंशज घोषित किया। अफरासियाब वंश का उल्लेख जो है फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक में किया था। बलबन ने जिले इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण की। बलबन के काल में गुप्तचर विभाग का नाम बरीद ए मुवालिक तथा गुप्तचर अधिकारों को बरीद कहा जाता था। इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जो सिंचाई के लिए नहर का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म को राजनीति से अलग किया। ऐसे करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट आता है समीकरण x² - 5, यहाँ x + 4 = 0 है तो वास्तविक मूल्य की संख्या होगी, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का 53 नंबर अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सी अवरोही क्रम में सही है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में है, उसके बाद भारत में, उसके बाद USA में और उसके बाद जो है इंडोनेशिया में, तो यहाँ पर इसका आंसर B हो जाएगा। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFP के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के जनसंख्या आंकड़ों के अनुमान की चीन को जो है 142.57 करोड़ की तुलना में भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है। UN रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की आबादी सर्वाधिक है। इंडोनेशिया विश्व के सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश रूस है। पूर्णतः नगरीकृत देश जो है सिंगापुर है। भारत में जनसंख्या का महान विभाजन रेखा 1921 को माना जाता है। चलिए 54वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन x > 2 तब 2 + 3 = 7 का प्रति धनात्मक कथन है, तो आंसर हो जाएगा D इसका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम के संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण के। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का नियम ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। यदि लाल कांच को उच्च ताप तक गर्म किया जाए तो यह हरी चमक देता है। अंधेरे कमरे में एक काली और एक सफ़ेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रखा जाए तो काली वस्तु अधिक चमक जो है देगी। किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है I + I - I3 + I4 + I5 बराबर 0 हो जाएगा। किरचॉफ दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद लूप में विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस लूप में उपस्थित विभिन्न विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है IR बराबर E हो जाएगा। फिर कर रहा है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। डॉक्टर रिकमेंडेड फ्रीक्वेंटली यूज ऑफ सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश। आंसर इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रीक्वेंटली यूज ऑफ सैनिटाइजर एंड हैंड वॉश वाज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स। 57वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से जो है हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्च स्तर को प्राप्त करेंगे? तो आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। यह जो है मादा लिंगी हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित LH यानी ल्यूटिजिनिंग हार्मोन की मात्रा बढ़ने के कारण ग्राफियन पुटिका से जो है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। नेक्स्ट है इसका स्रावन तरुणावस्था में आरंभ होता है, किंतु रजोनिवृत्त के पश्चात इस हार्मोन का उत्पादन बंद हो जाता है। नेक्स्ट है मादा के समान मध्य चक्र व रज चक्र के नियम हेतु यह हार्मोन आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन। इस हार्मोन का स्रावन कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा किया जाता है। इसे जो है गर्भ हार्मोन कहते हैं। ठीक है, यह जो है एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायक करता है। फिर आता है टेस्टोस्टेरोन। यह जो है नरलिंगी हार्मोन है। इसका स्रावन वृषण में अंतराली कोशिकाओं या रेडिंग कोशिकाओं द्वारा होते हैं। इस हार्मोन के कारण नर में मैथुनी इच्छा जागृत होती है। यह सिस्ट राइट प्रकृति का एंड्रोजन है। फिर आता है यहाँ पे दिया है पोएम का कुछ दिया हुआ है यहाँ पे पोएम सारा, और उसका जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा होगा। यहाँ पे दे रखा है द एल्बम्स लेटर आवर वेडिंग आर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, ए टेस्टिमोनी टू द कंटिन्यूइंग रोमांटिक रिलेशनशिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से पृथ्वी के पेरिडोटाइट परत है। तो आंसर हो जाएगा मेंटल पृथ्वी के पेरिडोटाइट परत है। भौतिक भूगोल के समान सिद्धांत के लेखक D.K. गुर्जर के अनुसार पेरिडोटाइट मेंटल की ऊपरी परत में पाई जाने वाली एक चट्टान है। पेरिडोटाइट परत पृथ्वी के ऊपरी दबाव के कारण ठोस जैसा व्यवहार करती है। उसके बाद आता है क्रस्ट। यह जो है पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली और बहुत भंगुर भाग है। इसकी औसत गहराई 33 किलोमीटर है। इसके दो प्रकार हैं, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट जिसे महाद्वीपीय घनत्व इसका 2.8 ग्राम cm3 है क्रस्ट कहते हैं, जिसका निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है, तथा निचली क्रस्ट महासागरीय क्रस्ट कहते हैं, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। फिर आता है महाद्वीपीय क्रस्ट में जो है सिलिका तथा एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में होने के कारण सियाल कहते हैं, जबकि महासागरीय क्रस्ट में सिलिका तथा मैग्नीशियम की अधिकता के कारण सीमा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत घनत्व 30 किलोमीटर तथा महासागरीय क्रस्ट की जो है ये 5 किलोमीटर है। फिर आता है मेंटल। 1909 ईस्वी में ए मोहोरोवेसिस ने जो है असंबद्ध की खोज की, जिसे मोहो डिस्कन्टिन्यूटी कहते हैं, यानी मोहो संबद्ध कहते हैं। मेंटल का विस्तार मोहो
असंबद्धता से लगभग 2900 किलोमीटर तक है। मेंटल का आयतन समस्त पृथ्वी का 83% और द्रव्यमान जो है 67% है। नेक्स्ट है, इसके दो भाग में बांटे जाते हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। इन दोनों के बीच की सीमा को रेपिड असंबद्धता कहते हैं। मेंटल एवं कोर को अलग करने वाली सीमा को जो है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। इस असंबद्धता के नीचे भूकंपीय त्वरण P की गति में अचानक वृद्धि 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ऊपरी मेंटल या कोर सीमा पर चट्टानों का घनत्व जो है 5 ग्राम प्रति CM³ होता है। इसके केंद्र का घनत्व 13 ग्राम प्रति जो है CM³ होता है। उसके बाद आता है कोर। करा इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर तक है। मेंटल कोर को अलग करने वाली सीमा को गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। इस मंडल का निर्माण जो है भारी पदार्थ मुख्यतः निकेल और लोहे से हुआ है। इसका आयतन समस्त पृथ्वी का 16% तथा द्रव्यमान जो है 32% है। इस दोनों भागों में बांटा जाता है। जो है आउटर कोर और इनर कोर, इसके बीच की सीमा को लेह असंबद्धता कहते हैं। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन कर रहा है, यदि C बराबर 40 प्लस 0.6y उपभोग फलन तो बचत फलन का समीकरण क्या हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा S बराबर -40 प्लस 0.4y। फिर आता है B के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा C यानी 2 0 0 -1/2। देखिए B के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या यहाँ पर दे रखा है विन्यास बेरिलियम का। क्वांटम संख्या किसी भी इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण गुण की जानकारी देता है। क्वांटम संख्या 4 प्रकार के होते हैं, प्रधान क्वांटम संख्या, दिव्यांश क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। पॉली के अपमार्जन सिद्धांत के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्या बराबर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट 62वां क्वेश्चन कर रहा है, वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, तो ये हो जाएगा शटल एवं बोवेरी के द्वारा किया गया था। कह रहा है वंशागत के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत शटल और बोवेरी ने प्रस्तुत किया। गुणसूत्र का नाम पाल्डेयर ने दिया था। आनुवांशिकता का जन्म मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर मटर के पौधे को जो है बनाया था। आनुवांशिकी या जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाटसन इसे कहते हैं ने किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज ने दिया था। करे एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत के प्रतिपादक जो है जॉर्ज बिडल एवं एडवर्ड टेटल हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक आनुवांशिकी के जनक TH मॉर्गन है। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है उसे केरोलस लिनियस को कहा जाता है। भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो बीरबल साहनी को कहा जाता है। नेक्स्ट 63वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो आंसर हो जाएगा डच यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में जो है सफलता मिली। 17वीं सदी के शुरुआत में दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाला बाजारों में प्रवेश के इरादे से डच यहाँ आए थे। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अवायना छीन लिया। डचों ने मसाला द्वीप पूंजी इंडोनेशिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1619 में डचों ने बैटेविया पर अधिकार कर लिया। बैटेविया जकार्ता का पुराना नाम है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1602 ईस्वी में जो आया था। 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में जो है डचों ने भारत में प्रथम कारखाना स्थापित किया। डच भारत में मुख्यतः सूती वस्त्र के व्यापार में रुचि लिए। नेक्स्ट है, डच बेदरा के युद्ध 1759 में अंग्रेज से पराजित होकर भारत में सक्रिय जो है राजनीति से अलग हो गए। उसके बाद आता है पुर्तगाली। सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक जो है उत्तर मासा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल माजिद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कालीकट के हिंदू शासक जो उपाधि जमोरिन ने उसका स्वागत किया। फिर आता है फ्रांसीसी
फ्रांसीसियो का आगमन भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया। सन 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोवल्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। फिर 64 में क्वेश्चन कर रहा है, एक चकती की आकृति के पहिए का द्रव्यमान 2 किग्रा व त्रिज्या 20 सेमी है। यह अपनी अक्ष के प्रति 20 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से घूर्णन कर रहा है। पहिए को 10 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण का मान होगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.1 न्यूटन प्रति मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 19,019 सैकड़ा 19 इकाई बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी का, यानी 20,919 के। नेक्स्ट 66 में क्वेश्चन कर रहा है, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, तो आंसर हो जाएगा इसका पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का हमला। कह रहा है पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला के बाद यूएसए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर नौसैनिक अड्डा पर आक्रमण कर दिया। पर्ल हार्बर प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप पर अवस्थित है। जापान प्रथम बार मानव बल का प्रयोग पर्ल हार्बर को ध्वस्त करने के लिए किया। यूएसए का जो है द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 सितंबर 1941 को हुआ। 6 अगस्त और 9 अगस्त को यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। नेक्स्ट 67 में क्वेश्चन कर रहा है, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमा को डाइस भी कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा अपसारी प्लेट सीमाएं। कह रहा है प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमा को अपसारी प्लेट सीमा भी कहा जाता है। समान रूप से प्लेटों के किनारों को 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला होता है रचनात्मक प्लेट किनारा, दूसरा होता है विनाशात्मक प्लेट किनारा, तीसरा होता है संरक्षी प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारा ये जो है तापीय संवहन तरंगों के ऊपरी मुखी स्तंभों के ऊपर अवस्थित होती है। इसमें जो है 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिशील होती है तथा दोनों के मध्य एक भ्रंश दरार पड़ जाती है, जिसके सहारे स्थेनोस्फीयर का मैग्मा ऊपर आता है, जो ठोस होकर नवीन भूपट्टी का निर्माण करता है। फिर आता है विनाशात्मक प्लेट किनारा। ये जो है तापीय संवहन तरंगों के अधोमुखी स्तंभों के ऊपर अवस्थित होते हैं। ऐसे प्लेट अभिसारी प्लेट कहलाते हैं, यानी कन्वर्जिंग प्लेट। नेक्स्ट पॉइंट है, जब अधिक घनत्व की प्लेट कम घनत्व की प्लेट के नीचे धंस जाती है, उस क्षेत्र को बेनी ऑफ जोन कहते हैं। संरक्षी प्लेट किनारा का उदाहरण सैन एंड्रियाज फॉल्ट है। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत मॉर्गन, पार्कर और मैकेंजी ने दिया। इस सिद्धांतों का समर्थन होम्स आदि ने किया। सागर नितली प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेंस ने किया। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट महासागरीय महाद्वीप प्लेट का उदाहरण है। नेक्स्ट 68वां क्वेश्चन कर रहा है, तने में कैम्बियम छल्ले की सक्रियता से पीछ की ओर जाने वाली कोशिकाएं हैं, तो आंसर हो जाएगा द्वितीयक जाइलम। कह रहा है तने में कौशाम्बी छल्ले की सक्रियता से पीछ की ओर जाने वाली कोशिका द्वितीय जाइलम है। कैम्बियम पौधे में जो है सक्रिय रूप से विभाजित होने वाले कोशिकाओं की परत जाइलम और फ्लोएम उत्तक तनों और जड़ों के द्वितीय विकास के लिए जिम्मेदार है। कैम्बियम कोशिकाओं की एक एकल परत है। जाइलम द्वारा जल का प्रवाह होता है। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। पादप की लंबाई में वृद्धि शीर्षस्थ विभाजनोत्तक के कारण होता है। पार्श्व विभाजनोत्तक के कारण पादप की मोटाई में वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि टेरिडोफाइटा तथा एक बीजपत्री पादपों में नहीं पाई जाती है। फिर आता है सरल उत्तक और जटिल उत्तक। तो सरल उत्तक कह रहा है उत्तक ये पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं से बने होते हैं, जबकि जटिल उत्तक होगा जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सरल उत्तक में होगा इनमें जो है कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान होता है, जबकि जटिल उत्तक में होता है इनमें कोशिका भित्ति जो है वो मोटी होती है। इनमें कोशिकाएं जीवित होती है
और इसमें जो होता है अधिकतर कोशिकाएं मृत होती है। सरल में हो जाएगा ये उत्तक पौधे को सहायता प्रदान करता है, जबकि जटिल में होगा इनमें संवहन उत्तक भी कहते हैं, इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। और ये जो है पानी और खनिज लवण पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाते हैं। इनमें जो होगा सरल में वो होगा पेरेनकाइमा, क्लोरोकाइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है, जबकि इसमें होगा जाइलम तथा फ्लोएम जटिल उत्तक के उदाहरण है। यहाँ पर कह रहा है कोलेनकाइमा उत्तक के कारण पौधे में लचीलापन पाया जाता है, जबकि इसमें फाइबर रेशे मुक्त सहारा देने का कार्य करता है। सरल में हो जाएगा स्क्लेरेकाइमा उत्तक पौधे को कठोर व मजबूत बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियों मैथिली शरण गुप्त के किस रचना से जो है उद्भव है? आंसर हो जाएगा यशोधरा से। कह रहा है प्रस्तुति पंक्ति सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। उपयुक्त पंक्तियां जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा से लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचनाओं में साकेत, उर्मिला, कैकेयी का अनुताप आदि है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार राज्य में वर्ष 2017 से 18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? आंसर हो जाएगा 86%। बिहार राज्य में वर्ष 2017-18 में कुल कृषि साख प्रवाह की प्राप्ति इसके लक्ष्य की तुलना में 86% थी। बिहार में ऋण जमा अनुपात 41% है, ये 2021 के रिपोर्ट है। नेक्स्ट है ही वाज डिसोबीडिएंट सो द टीचर पनिश्ड हिम। आंसर हो जाएगा इसका ए, द टीचर पनिश्ड हिम फॉर डिसोबीडिएंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा संबंध सही नहीं है? यहाँ पे ए जो है ये सही नहीं है। NNP MP बराबर NDP MP प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशी से प्राप्त शुद्ध साधन है। कह रहा है संबंध सही नहीं है कि ये यहाँ पे सही नहीं है। फिर बताया हुआ है GDP MP तथा GNP में अंतर। कह रहा है एक देश की आर्थिक सीमा के अंतर्गत निवासी तथा गैर, कुछ डिलीट हो गया है। कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद GDP MP तथा एक देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर केवल निवासियों द्वारा अर्जित आय या किए गए कुल उत्पादन को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी GNP MP बराबर होता है GDP प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय। नेक्स्ट है विदेशों से प्राप्त निवल आय देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के बाहर अर्जित आय माइनस गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा के भीतर अर्जित आय। नेक्स्ट पॉइंट है GNP MP बराबर होता है GDP MP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। नेक्स्ट होगा NNP MP बराबर होता है GNP MP माइनस स्थिर पूंजी का उपभोग या मूल्यह्रास। नेक्स्ट होता है NNP बराबर GDP प्लस विदेशों से होने वाली आय मूल्यह्रास। नेक्स्ट है मूल्यह्रास या पूंजी का उपयोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल होता है परंतु शुद्ध राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है NDP MP बराबर GDP MP माइनस मूल्यह्रास। कर है साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बराबर NNP MP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान होता है। नेक्स्ट है हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP जो है 3.75 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा वाडर बॉल बल के द्वारा। भौतिक अधिशोषण में जो है गैस के अणु ठोस के तल पर वाडर बॉल बल द्वारा जो है जुड़े रहते हैं। जब ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित अणु जो है वंडर वॉल्स बलों जैसे कमजोर बलों द्वारा चिपके रहते हैं तब ऐसा अधिशोषण भौतिक अधिशोषण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब अधिशोषित अणु रासायनिक बंधन जैसे मजबूत बलों द्वारा जुड़े रहते हैं तब ऐसा अधिशोषण रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। भौतिक अधिशोषण बहु आणविक विशेषता जो है बनाता है, यह जो है उत्क्रमणीय होता है। नेक्स्ट है यह प्रायः निम्न ताप पर होता है, ताप बढ़ने पर अधिशोषण की मात्रा घट जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह अधिशोषण प्रायः उष्माक्षेपी होता है। नेक्स्ट आता है रासायनिक बल। किसी अणु में दो या दो से अधिक परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं उसे रासायनिक बल कहते हैं।
एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रहों या उपग्रहों को उनकी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए जो है आवश्यक अभिकेंद्रीय बल सूर्य के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा प्राप्त होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें ऑक्सीजन गैस के लिए जो है मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है जिसमें कंपन विधा नहीं हो, तो आंसर हो जाएगा सी 7/5। करें ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात जिसमें कंपन विधा नहीं हो, ये 7/5 है। द्विपरमाणु गैस के अणुओं की 3 स्थानांतरित गति का स्वतंत्र कोटि तथा दुघूर्णन की जो स्वतंत्र कोटि होती है, अतः कंपन ऊर्जा को उपेक्षणीय मानते हुए कुल 5 स्वतंत्र कोटियां होगी। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है सारा। करें एक परमाणु गैस के अणुओं की केवल 3 स्थानांतरण स्वतंत्रता कोटियां होती है। नेक्स्ट है, नियत दाब पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा। इस नियत दाब पर गैस के 1 मोल के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। Cp - Cv बराबर होता है R/J, और इस संबंध को मेयर सूत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का माध्य जो होगा ये हो जाएगा n × n+1 का होल स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्षेत्र में क्वेश्चन कर है, केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा RuBp। कर है केल्विन चक्र में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही RuBp यानी राइबो ग्लूकोज 1,5 जो बायस्फोस्फेट हो जाएगा यहाँ पे। अरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन का पद केल्विन बेसन व उनके साथियों ने 1946 से 1958 के मध्य बताया था। केल्विन चक्र 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला जो होता है कार्बोक्सिलीकरण। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो है प्राथमिक ग्राही 5 कार्बन परमाणु युक्त राइबोलोज जो है 1.5 बहुफास्फेट होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं से संयोग कर मध्यवर्ती उत्पादन 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु बनाते हैं। यह 3 कार्बन परमाणु युक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह क्रिया RuBp जो है कार्बोक्सिलेज या ऑक्सीलेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है जिसे रूबिस्को भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 77 नंबर, कविता की परख निबंध के लेखक हैं, तो आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल है। कविता की परख निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अन्य कृतियां में सूर है, जैसी है, काव्य में अभिव्यंजनावाद है, चिंतामणि एक है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, त्रिवेणी है, तुलसी है, काव्य में रहस्यवाद है, रस मीमांस है, चिंतामणि 2 है, जयसिंह ग्रंथावली है, भ्रमण गीत सार है। फिर आता है बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं में निबंध में और उपन्यास। निबंध में जो है यह है साहित्य सुमन, भट्ट निबंधमाला, आत्मनिर्भरता, चंद्रोदय, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास, प्रतिभा, बातचीत, माधुर्य, माता का स्नेह। उपन्यास जो है नूतन ब्रह्मचारी, सौजान, एक सुजान, रहस्य कथा। फिर आता है नामवर सिंह की रचनाएं में जो है बकलम खुद, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमा, वाद विवाद, संवाद, छायावाद, कहानी, नई कहानी, दूसरी परंपराओं की खोज। नेक्स्ट 78 में क्वेश्चन कर रहा है एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो आंसर बी जो है गलत हो जाएगा। अनुनाद पर परिपथ की प्रति बाधा अधिकतम होती है। चलिए देख लेते हैं डिस्कशन। करा यह कथन गलत है कि एक श्रेणी LCR परिपथ के लिए अनुनाद पर परिपथ की प्रतिबाधा अधिकतम होती है, यह न्यूनतम होती है। ठीक है, कर है इसमें जो है XL और XC के मान बराबर होंगे और परिपथ का प्रतिघात जो है XL - XC 0 होगा। आवृत्ति के इस मान ओमेगा 0 पर जो है परिपथ
की प्रतिबाधा Z बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस हॉल में आता है XL माइनस एक्स सी के होल स्क्वायर के पूरा का रूट हो जाएगा, का मान जो है न्यूनतम होता है, जो परिपथ की मात्रा प्रतिरोध R होता है। कह किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम होने की घटना को अनुनाद कहा जाता है। LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में XL माइनस XC बराबर 0 हो जाएगा। कह रहा है XL बराबर XC अर्थात ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C हो जाएगा। ओमेगा 0 बराबर हो जाएगा 1/√LC, आवृत्ति हो जाएगा जो है 1/2π√LC। श्रेणी क्रम इसमें जो है प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोध को संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े होते हैं। इस प्रकार इस संयोजन में सभी प्रतिरोधी में एक ही धारा प्रवाहित होती है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जो है प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और समांतरकरण देखिए, इसमें सभी प्रतिरोधी के सिरों के बीच एक ही विभवांतर होता है। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए इस संयोजन का प्रयोग किया जाता है। घर में जो होता है वायरिंग वो समांतर क्रम में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 2016-17 में कृषि विपणन समितियां की संख्या कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 580। भारत में कृषि विपणन संस्था में नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपीडा, राज्य कृषि बाजार बोर्ड, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आदि है। भारत में कृषि क्रांति का जो है उपनाम में देखिएगा तो क्रांति और संबंधित क्षेत्र में नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है या मत्स्य पालन से, हरित क्रांति खाद्य उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, इंद्रधनुष्य क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से है, और धूसर क्रांति हो जाएगा रासायनिक उर्वरक उत्पादन से। हरित क्रांति के घटक में उन्नत किस्म के बीज था, रासायनिक उर्वरक था, बेहतरीन सिंचाई प्रणाली था, बेहतरीन साख सुविधा था, बेहतरीन भंडारण सुविधा था, बेहतरीन विपणन एवं वितरण सुविधा था। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक, यानी यहाँ पे पूरा पढ़िएगा। कह रहा है मधुबनी पेंटिंग मोस्टली डिपिसेट, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेचुरल, यहाँ पे नेचुरल होगा, नेचुरल एंड हिंदू रिलीजियस फिगर एंड द थीम्स जनरली एसोसिएटेड विथ हिंदू डिटेट्स natural ऑब्जेक्ट्स लाइक सन मून एंड रिलीजियस पेंटिंग लाइक तुलसी हो जाएगा। यहाँ पे कह जैसी द्वारा रचित महाकाव्य जो है यहाँ पे पद्मावत हो जाएगा। जैसी द्वारा रचित महाकाव्य जो है पद्मावत है। हंसावली अज्ञात की रचना है। मिर्गावती कुतुम्बन मुसलमान कवि था। मधुमालती ये मलिक मंझन का है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर वहाँ है जहाँ डी हो जाएगा LAC न्यूनतम तथा LAC बराबर LMNC होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है दीर्घकालीन औसत लागत LAC अनेक छोटे छोटे अल्पकालीन औसत वक्र SAC से बना एक U आकार का वक्र भी होता है जिसे लिफाफा वक्र कहते हैं। कह रहा है यह अनेक फॉर्मों के अल्पकालीन औसत वक्रों को स्पर्श करते हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट है दीर्घकालीन सीमांत लागत LMNC जो है यह दीर्घकालीन में सभी लागतों के परिवर्तन के फलस्वरूप प्रति इकाई उत्पादन मात्रा की लागत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है औसत लागत औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का योग होती है। संयंत्र का इष्टतम आकार वहाँ होता है जहाँ SAC व LAC के न्यूनतम बिंदुओं से LMC व SAC वक्र कहते हैं, अर्थात चारों बराबर होते हैं। LMC बराबर LAC बराबर SMC बराबर SAC बराबर इष्टतम संयंत्र संयोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपरिमिति है? तो आंसर हो जाएगा Q बराबर X अनुपात X 7 का गुणक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो लोहा हो जाएगा। कह रहा है हड़प्पा के लोग लोहा धातु का उपयोग नहीं जानते थे। हड़प्पा सभ्यता का समय 2350 BC से 1750 BC माना जाता है। हड़प्पा वासी ने भारत में चांदी का प्रयोग सर्वप्रथम किया। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नृत्यांगना मिली है।
हड़प्पावासी विभिन्न धातुओं का आयात विदेश से और देश के अन्य भागों से करते थे। लोहा का प्रयोग भारत में उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ। डीके चक्रवर्ती ने भारत में लौह का प्रथम प्रयोग का समय लगभग 950 BC माना है, जब अतरंजी, खेरा, नोह, बटेश्वर आदि स्थानों से भारी मात्रा में लौह का औजार और कृषि कार्य के प्रयोग होने वाला उपकरण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष की खोज सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा में की गई। हड़प्पा वर्तमान में रावी नदी के बाएं तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। फिर आता है स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा। हरियाणा के राखीगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय तथा अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर का है 10 ग्राम अर्ग गैस को 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। इस प्रकरण में के लिए W, Q और त्रिभुज E का गणना कीजिए। आंसर इसका जो हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। कर है -103.635 कैलोरी, 103.635 कैलोरी 0। फिर मैथ का क्वेश्चन है कर 86, यदि y बराबर 10⁻⁻1x प्लस 10⁻⁻1 तब dy बटा x dx निकालिए, तो यहाँ पे इसका आंसर 0 शून्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर है एक अल्फा कण व एक प्रोटीन की गतिज ऊर्जा समान है, उनकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात। एक अल्फा कण एक प्रोटॉन है कि गतिज ऊर्जा समान है, तो उनकी तरंगदैर्घ्य का अनुपात होगा 1:2 हो जाएगा। कह रहे एक अल्फा कण व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है, तो उनकी तरंगदैर्घ्य 1:2 हो जाएगा। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य बराबर जो होता है वह h बराबर √2m/e² हो जाता है। कह रहा है अल्फा कण जो है हीलियम का जो परमाणु संख्या जो है 2 हो जाएगा, द्रव्यमान 4 हो जाएगा। यहाँ हीलियम 2+ आयन होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 × 10⁻⁻27 kg होता है। प्रोटॉन भी धनात्मक कण होते हैं। नेक्स्ट है एंट्रोपी परिवर्तन को जो त्रिभुज x बराबर Q/T रिसीव व्यंजन का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है तो इसके लिए निम्न में से जो है सही कथन का चयन कीजिए, तो आंसर सी हो जाएगा। ये हो जाएगा त्रिभुज S निकाय घटता है लेकिन त्रिभुज S परिवेश बढ़ता है। यहाँ पे देख लिए कह रहा है हिमांक एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। उष्मा के उत्पन्न होने के कारण किसी भी प्रक्रिया का एंट्रोपी बढ़ जाता है। इसमें जो है जल के अणुओं की यादृच्छिकता घट जाती है एवं यह जो है ठोस में परिवर्तन हो जाता है। किसी वस्तु की उष्माधारिता उष्मा की वह मात्रा है जो उस वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है। उष्माधारिता यानी C बराबर हो जाएगा Q/T2 - T1। कह रहा है उष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति सेकंड डिग्री सेल्सियस होता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1 किलो कैलोरी बराबर जो होता है वो होता है 4.18 × 10⁻³ जूल, या 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। नेक्स्ट पॉइंट है गर्म किए जाने पर सभी द्रवों का आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है, परंतु 0 डिग्री सेल्सियस C से 4 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करने पर इसका आयतन घटता है और घनत्व जो है बढ़ता है। इसे ही जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्व को कानून वरीयता प्रदान की है, तो आंसर हो जाएगा 25 में। कह रहा है 25वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19, 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानून वरीयता प्रदान की है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। संविधान लागू होने के प्रारंभिक दशकों में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच भारी विवाद रहा है।
जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19 के 6 के अंतर्गत संपत्ति रखने की स्वतंत्रता को तथा अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 25वें संविधान संशोधन 1971 में किया गया, जिसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार से कटौती किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है। संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी प्रारंभ किया जा सकता है। संविधान संशोधन के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में आया था। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कर 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत में कार्यकाल जो है 1856 से 62 ईस्वी तक था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था। भारतीय हाईकोर्ट एक्ट 1861, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1857, भारतीय विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856, भारतीय पुलिस एक्ट 1861, भारतीय जनपद सेवा एक्ट 1861, विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो प्रणाली 1861 आदि की शुरुआत कैनिंग के समय में हुआ था। भारतीय शासन अधिनियम 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद से घोषणा के साथ लागू किया था। भारतीय परिषद एक्ट 1861 भारत में प्रथम परिषद एक्ट है। भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा जो है वायसराय को अध्यादेश लागू करने का अधिकार दिया गया, जो बिना सदन की अनुमति के 6 माह तक लागू रह सकता है। चलिए 91वां क्वेश्चन कर रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बेलग्रेड 1961 में। कर रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड 1961 में आयोजित किया गया था। भारत के राष्ट्रपतियों में से ज्ञानी जैल सिंह कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जिस देश में आयोजित होता है वही देश अध्यक्षता करता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की दृष्टि से 1955 ईस्वी के पांडुंग सम्मेलन महत्वपूर्ण है, जिसमें 2 गुट से अलग एक संगठन बनाने पर विचार किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्पष्ट रूप से समाजवादी और पूंजीवादी गुट में जो है बंट गया था। नाम संगठन वर्तमान में यूएन के बाद सबसे अधिक सदस्य वाला राजनीतिक संगठन है। नाम संगठन में 120 सदस्य है। नाम की स्थापना जो है स्थापना में डॉक्टर सुकार्नो, कर्नल नासिर, मार्शल टीडो, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। नाम की 19वीं बैठक वर्ष जनवरी 2024 में युगांडा में जो है युगांडा के कंपाला में हुआ था। नेक्स्ट 92वां क्वेश्चन कर रहा है संचयी आवृत्ति वितरण का आरेख करता है। तो आंसर हो जाएगा आवृत्ति बहुभुज। कर रहा है वह आवृत्ति वक्र जिसमें प्रत्येक प्रेक्षक वर्ग का योग अपने पूर्ववर्ती वर्ग के साथ जुड़ा रहता है। फिर क्वेश्चन आता है कर रहा है दिस रजिस्टर इज नॉर्मली यूज्ड बिटवीन पीपल who know each other well, which is this registered? आंसर हो जाएगा इसका सी फैमिलियर। कर तंजौर के राजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम के द्वारा। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराजेश्वर मंदिर को विद्येश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजराज प्रथम का शासनकाल 985 से 1014 एडी तक है। यह चोल वंश के महानतम शासक था। राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली के सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। पर्सी ब्राउन ने राजराजेश्वर मंदिर को भारतीय वास्तुकला का निचोड़ कहा है। पर्सी ब्राउन ने नटराज मूर्ति को भारतीय मूर्ति कला का निचोड़ कहा है। बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़ा मंदिर है। भारत में मंदिर निर्माण कला की 3 शैली है, नागर, बेसर और द्रविड़ शैली। तो याद रखिएगा उत्तरी भाग को कहते हैं नागर शैली, बीच वाले भाग को कहते हैं बेसर शैली और जो नीचे वाला भाग है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक उसको कहते हैं द्रविड़ शैली। करे विजयालय चोल वंश के संस्थापक थे। राजेंद्र चोल के समय चोल वंश अपने चरम अवस्था में पहुंच गया था। चोलों तथा पांड्यों के शासनकाल में नागरिक और सैनिक पदों पर
बिल्ला अर्थात धनी किसान होते थे। चोल शासकों का राजकीय चिन्ह बाघ था। दक्षिण भारत की प्रमुख देवता मुरुगन था। नेक्स्ट 95 क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नाम आलोचनात्मक पुस्तक का लेखक है, ये हो जाएगा नामवर सिंह। फिर 96 क्वेश्चन कह रहा है एक लंबे सीधे तार की त्रिज्या ए है या इसमें नियम धारा I प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे नियमित होना चाहिए, हो रही है, धारा अनुप्रस्थ परिच्छेद के पारितः समान वितरित है, तो A/2 तथा 2A पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होगा, तो आंसर हो जाएगा 4:1। चलिए यहाँ पॉइंट दे रखा है, कह है परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, चुंबकीय एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। एमीटर किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को एम्पियर में मापते हैं। एम्पियर विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक या चुंबकीय पदार्थ पर कोई बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। कह यह एक सदिश राशि है, इसकी इकाई न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर व वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। इसका सीजी जो मात्रक हो, CGS मात्रक जो होता है वो गॉस और SI मात्रक टेस्ला होता है। एक गॉस बराबर जो होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन कह रहा है रेडियो सक्रियता तत्व का विघटन स्थिरांक 2.31 गुने 10⁻⁻19 ईयर्स के पावर -1 है, इसका अर्ध आयु काल लगभग होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B 3 गुने 10⁻18 ईयर्स। देखिए औसत आयु निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जैसे T एवरेज निकालते हैं तो 1/λ हो जाता है बराबर 1/विखंडन नियतांक होता है। औसत आयु जो है ये निकालने के लिए T एवरेज बराबर 1.4 गुने अर्ध आयु हो जाता है। रेडियो सक्रियता पदार्थ अल्फा बीटा गामा किरणों के उत्सर्जन करता है। अस्थायी नाभिक अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए अल्फा बीटा और एवं गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। 98 क्वेश्चन कह रहा है यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो वो हो जाएगा भुगतान शेष में संतुलन होगा। कह रहा है यदि देश के भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो भुगतान शेष में संतुलन होगा। भुगतान संतुलन किसी देश के अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है। यदि कोई देश निर्यात अधिक और आयात कम करता है तो भुगतान अनुकूलन होगा। भुगतान शेष में असंतुलित के कारण दीर्घकालीन आधारभूत असंतुलन। दूसरा होता है तकनीकी परिवर्तन एवं प्रतियोगिता। तीसरा होता है मौसमी उतार चढ़ाव एवं व्यापार में आकस्मिक परिवर्तन। चौथा होता है स्फीतिक दबाव। पांचवा होता है आर्थिक विकास की अवस्था। छठा होता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि और सातवां होता है उधार लेन देन ऋण। भुगतान शेष में असंतुलन ठीक करने के उपाय में अवमूलन यानी पैसा का जो है बंद करके नया मुद्रा जारी करना, विनिमय मूल्यह्रास, प्रत्यक्ष नियंत्रण, निर्यात प्रोत्साहन, आयात नियंत्रण, विनिमय नियंत्रण आदि। भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल है। अल्प विकसित देशों का भुगतान संतुलन जो है वो प्रतिकूल होता है। 99वां क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, तो ये 2026 तक हो गया है। 2026 तक विधानसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। 2001 में 84वां संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों की पूर्ण निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए 2026 तक जो है पाबंदी बढ़ा दी गई है। वर्तमान में देश में लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या का आवंटन 1971 के जनगणना के आधार पर किया गया है। लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब तक लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं किया जा सकेगा। 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया है। इसमें जो है लोकसभा कक्ष में 888 तथा राज्यसभा कक्ष में 384 प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था है। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र शंगोल की स्थापना की। शंगोल जो है इसे हिंदी में राजदंड कहा जाता है। इसका उपयोग चोल साम्राज्य से होता आ रहा है। यह जो है तमिल संस्कृति की शान रहा है। 126वां संविधान संशोधन जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बना,
यानी विधेयक जो था ये 126वां था और अधिनियम जो बना वो 104 था, जिसके द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का प्रावधान समाप्त कर दी गई है। 31वां संविधान संशोधन 1972 के अंतर्गत लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। 124वां संविधान संशोधन विधेयक जो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम बना के माध्यम से अनुच्छेद 15 के 6 तथा 16 के 6 जोड़ा गया। इस संशोधन द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे उत्तरी स्वप्न पड़ी हरी क्रांति किसका विधा की रचना है? तो आंसर हो जाएगा रिपोर्ताज की। कह रहे उत्तरी स्वप्न पड़ी हरी क्रांति फणीश्वर नाथ रेणु जी का जो है रिपोर्ताज है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना में मैला आंचल 1954 में आया, प्रति परिकथा 1957 में, दीर्घ तपा 1964 में, कितने चौड़ा हैं 1966 में, कलंक मुक्ति 1972 में, पलटू बाबू रोड ये 1979 में, और कहानी संग्रह में आया था ठुमड़ी, अग्निखोर, एक आदमी रात्रि का महक, अच्छे आदमी। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आधुनिक भारत इतिहास जो है लुसेंट का 2025 वाला उसको लोड करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करिए ताकि वीडियो का सब्सक्राइबर बढ़े।